हम्म। तो इस नए विस्तृत चर्चा में सभी का स्वागत है। आज के इस गहन अध्ययन की शुरुआत एक ऐसी स्थिति की कल्पना से करते हैं जो दिखने में तो बहुत सीधी लगती है, लेकिन असल में किसी भी देश की पूरी कानूनी और संवैधानिक व्यवस्था को हिला सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति बन सकती है। हाँ, तो मान लीजिए कि एक राज्य सरकार पूरे नेक इरादे से अपने क्षेत्र के नागरिकों की भलाई के लिए एक नया कानून बनाती है, लेकिन जब वो कानून लागू होता है तो अचानक ये बात सामने आती है कि वो नियम तकनीकी रूप से किसी दूसरी सरकार यानी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में थोड़ा सा प्रवेश कर गया है। जो कि अक्सर होता है। एकदम सही। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या केवल इस छोटी सी तकनीकी ओवरलैप की वजह से वो पूरा का पूरा कानून अदालत में खारिज कर दिया जाना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर संवैधानिक पहेली है और यहीं पर हमारे आज के अध्ययन का मुख्य विषय प्रासंगिक होता है। कानूनी और संवैधानिक शब्दावली में इसे सार और तत्व का सिद्धांत या अंग्रेजी में डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस कहा जाता है। सही कहा। और आज हमारे पास इस विषय को गहराई से समझने के लिए स्रोतों का एक बहुत ही समृद्ध संकलन है। हाँ, जिनमें कुछ प्रतिष्ठित कानूनी पत्रिकाओं के लेख, भारत और अमेरिका की व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन और उन ऐतिहासिक अदालती फैसलों के विस्तृत नोट्स शामिल हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को गढ़ा है। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य केवल कानूनी धाराओं को रटना या उनका विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये विशेष सिद्धांत कैसे हमारे देश के संघीय ढांचे को बिखरने से बचाता है और सरकारों को बिना गतिरोध के काम करने की आजादी देता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोतों के इस संकलन के आधार पर सबसे पहले इस सिद्धांत के नाम के अर्थ को समझना जरूरी है। मतलब सार और तत्व का असल मतलब क्या है? हाँ, शब्दों को तोड़कर देखना हमेशा मददगार होता है। बिल्कुल। अगर इसे सरल भाषा में डिकोड किया जाए तो सार यानी पित्त का अर्थ है किसी भी चीज की आत्मा या उसका मूल चरित्र, और तत्व या सब्सटेंस का अर्थ है उसका सबसे महत्वपूर्ण या आवश्यक भाग। एकदम सही। जब अदालतें किसी कानून के सार और तत्व की जांच करती हैं तो वो असल में उस कानून की वास्तविक प्रकृति खोज रही होती हैं। मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझाता हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक केक है जिसके ऊपर स्ट्रॉबेरी की आइसिंग की गई है, जिससे वो बाहर से स्ट्रॉबेरी केक लगता है, लेकिन जब उसे काटा जाता है तो अंदर से वो पूरी तरह चॉकलेट केक निकलता है। यहाँ उस केक का असल सार और तत्व चॉकलेट है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? अदालतों का काम भी यही है कि वे कानून के बाहरी आवरण को हटाकर उसके अंदर का चॉकलेट यानी उसका असली मकसद देखें। बिल्कुल। जब अदालतें ये परीक्षण करती हैं तो वो केवल कानून के शीर्षक या उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों पर निर्भर नहीं रहती। वे कानून के विधायी इतिहास, उसके बनाए जाने के पीछे के मुख्य उद्देश्य और समाज पर उसके पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव का गहराई से विश्लेषण करती हैं, जो कि बहुत जरूरी है। और अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ पर गौर करें तो ये जानकर आश्चर्य होता है कि भारतीय संविधान का ये महत्वपूर्ण रक्षक सिद्धांत मूल रूप से भारत में नहीं बना था। अरे, तो ये कहाँ से आया? इसकी जड़ें 1880 के दशक के कनाडा में खोजी जा सकती हैं, विशेष रूप से कुशिंग बनाम जुपियो मामले में। कनाडा का वो दौर भी शक्तियों के बंटवारे को लेकर काफी उथल-पुथल भरा था, है ना? बिल्कुल था। उस समय कनाडा में भी केंद्र और वहां के प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को लेकर लगातार टकराव हो रहे थे। एक का कानून बार बार दूसरे के अधिकार क्षेत्र से टकरा रहा था। तो उन्होंने इसका क्या समाधान निकाला? वहां के प्रिवी काउंसिल को ये एहसास हुआ कि अगर शक्तियों के बंटवारे की लकीरों को बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लिया गया और हर छोटे मोटे टकराव पर कानूनों को रद्द किया जाने लगा तो शासन व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। जाहिर सी बात है। हाँ, कोई भी प्रांत कभी कोई प्रभावी कानून बना ही नहीं पाएगा। शासन को इस गतिरोध से बचाने के लिए ही उन्होंने सार और तत्व के इस परीक्षण को इजाद किया। ये एक बहुत ही व्यवहारिक सोच थी। ये उसी तरह है जैसे सड़क पर चलते हुए अगर किसी का पैर गलती से फुटपाथ की सीमा को छू जाए तो उसे सड़क पर चलने के अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। बहुत खूब, बिल्कुल ऐसा ही है। और कनाडा की इसी व्यवहारिक सोच ने हमारे भारतीय संविधान में एक बहुत ही अहम जगह बना ली। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 में शक्तियों का बहुत स्पष्ट विभाजन है। जी, इसमें 3 सूचियां दी गई हैं। हाँ, संघ सूची जिसमें 97 विषय हैं, राज्य सूची जिसमें 66 विषय हैं और समवर्ती सूची जिसमें 47 विषय हैं।
और जो किसी में नहीं आता वो अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाता है। एकदम सही। लेकिन कागजों पर जो सीमाएं बिल्कुल स्पष्ट और अलग-अलग दिखती हैं, वे असल दुनिया की जटिलताओं के सामने अक्सर धुंधली पड़ जाती हैं। और इसी धुंधलेपन से क्या होता है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे आकस्मिक अतिक्रमण या इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट कहा जाता है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगी? जरूर। इसे इस तरह समझे कि जब कोई राज्य विधायिका अपने अधिकार क्षेत्र वाले किसी विषय पर पूरी ईमानदारी से कोई कानून बनाती है, लेकिन उस कानून का प्रभाव गलती से या थोड़ा सा केंद्र सरकार की सूची के किसी विषय पर भी पड़ने लगता है, तो उसे आकस्मिक अतिक्रमण माना जाता है। और जब ऐसा होता है तो अदालतें क्या करती हैं? तब अदालतें सार और तत्व का परीक्षण लागू करती हैं। वे देखती हैं कि क्या उस कानून का मुख्य उद्देश्य अपनी ही सूची के दायरे में है। यदि उत्तर हाँ है, तो उस कानून को बचा लिया जाता है, भले ही वह आंशिक रूप से दूसरी सूची की सीमा में प्रवेश कर गया हो। ये लचीलापन ही हमारी व्यवस्था को जीवंत बनाए रखता है। और स्रोतों में दिए गए ऐतिहासिक न्यायिक मामलों पर नजर डालने पर यह मामला बहुत ही रोचक हो जाता है। हाँ, ऐतिहासिक मामले इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। 1951 का बॉम्बे राज्य बनाम FN बलसारा मामला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस मामले में बॉम्बे राज्य ने एक कानून पारित करके शराब की बिक्री और उसे रखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य का विषय है। बिल्कुल। और सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य का ये कदम उसके अधिकार क्षेत्र में था। लेकिन इस प्रतिबंध का एक सीधा असर शराब के आयात निर्यात पर भी पड़ने लगा। और आयात निर्यात तो सीमाओं के पार व्यापार का मामला होने के नाते स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार का विषय है। ठीक कहा। इस मामले में चुनौती देने वालों का तर्क बहुत ही सीधा था कि चूंकि यह कानून केंद्र के आयात निर्यात वाले अधिकार क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, इसलिए इसे पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ कानून के सार और तत्व का गहराई से विश्लेषण किया। अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य और इसकी मूल प्रकृति सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता को बढ़ावा देना है। मतलब उनका असली इरादा कुछ और था। हाँ, आयात निर्यात पर जो असर पड़ रहा है वो कानून का मुख्य लक्ष्य नहीं है, बल्कि वो केवल एक आकस्मिक प्रभाव है। इस स्पष्टीकरण के साथ अदालत ने उस कानून को पूरी तरह से मान्य ठहराया। बलसारा मामले की तरह ही 1959 का राजस्थान राज्य बनाम जी चावला केस भी बहुत कुछ स्पष्ट करता है। इस मामले में राजस्थान सरकार ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए लाउड स्पीकर के अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगाने वाला कानून बनाया था। ये भी सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला था। हाँ, लेकिन इस कानून को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि लाउड स्पीकर तो प्रसारण या ब्रॉडकास्टिंग का हिस्सा है और प्रसारण करना तो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। देखा जाए तो ये चुनौती देने वालों की तरफ से एक बहुत ही चतुर कानूनी तर्क था। तर्क चतुर था, लेकिन अदालत ने उस तर्क की तह तक जाने का फैसला किया। बिल्कुल। अदालत ने कानून के केवल बाहरी आवरण को देखने के बजाय ये परखा कि वो कानून किस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा है। और उनका फैसला क्या था? अदालत का फैसला था कि भले ही लाउडस्पीकर प्रसारण का एक उपकरण हो, लेकिन राजस्थान सरकार के इस कानून का असली सार और मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को बचाना और शोर को नियंत्रित करना है, जो कि राज्य का विषय है। एकदम। शोर नियंत्रण सीधे तौर पर स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य का हिस्सा है, इसलिए प्रसारण पर इसका प्रभाव सिर्फ एक उपउत्पाद या बाय प्रोडक्ट है। कानून मान्य रहा। इन दोनों मामलों से ये तो साफ है कि राज्य के कानून कैसे बचाए गए। लेकिन हमारे स्रोतों में एक आजादी से पहले का मामला भी है, 1947 का प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स केस। अक्सर इस मामले को इस सिद्धांत की आधारशिला माना जाता है। जी, इस मामले में बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट को लेकर विवाद था और ये मामला वास्तव में इस सिद्धांत की सबसे गहरी समझ प्रदान करता है। वो कैसे? बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट का मुख्य उद्देश्य साहूकारों द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक ब्याज को नियंत्रित करना था, जो कि पूरी तरह से राज्य का विषय था। लेकिन साहूकार अपने लेन देन के लिए प्रॉमिसरी नोट्स का इस्तेमाल करते थे। और प्रॉमिसरी नोट्स पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ये अधिकार केंद्र के पास था। चुनौती ये थी कि अगर राज्य साहूकारों को नियंत्रित करता है
तो वो परोक्ष रूप से प्रॉमिसरी नोट्स को भी नियंत्रित कर रहा है। ये तो सीधा टकराव हो गया। हाँ, लेकिन प्रिवी काउंसिल ने इस मामले में बहुत ही तार्किक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने कहा कि यदि हम शक्तियों के विभाजन को इतनी कठोरता से लागू करेंगे तो कोई भी राज्य कभी साहूकारी प्रथा पर लगाम नहीं लगा पाएगा। मतलब उन्होंने कानून का सार देखा। बिल्कुल, कानून का सार मनी लेंडिंग को सुधारना है। प्रॉमिसरी नोट्स पर पड़ने वाला प्रभाव अपरिहार्य है लेकिन आकस्मिक है, इसलिए कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। ये समझना बहुत जरूरी है कि अदालतें विधायिका के मूल इरादे को कितनी अहमियत देती हैं, लेकिन इसका एक विपरीत पहलू भी है जिस पर चर्चा करना उतना ही महत्वपूर्ण है। आप किस पहलू की बात कर रहे हैं? मैं यह सोच रहा था कि क्या होता है जब अतिक्रमण आकस्मिक या अनजाने में ना होकर पूरी तरह से जानबूझकर किया गया हो। मान लीजिए कोई विधायिका जानती है कि उसके पास अमुक विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है, फिर भी वह एक कानून बनाती है और उसे अदालत की नजरों से बचाने के लिए एक झूठा आवरण पहना देती है। बहुत ही उम्दा सवाल है। यहीं पर छद्म विधान का सिद्धांत, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं, वो अस्तित्व में आता है। इसका मतलब क्या है? सार और तत्व का सिद्धांत जहां सद्भावना से बनाए गए कानूनों को तकनीकी खामियों से बचाता है, वहीं छद्म विधान का सिद्धांत दुर्भावनापूर्ण और छुपे हुए इरादों को उजागर करता है। इस सिद्धांत का मूल मंत्र एक बहुत ही प्रसिद्ध कानूनी उक्ति में छिपा है। वह उक्ति क्या है? जो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, वो आप अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं कर सकते। जब कोई विधायिका अपनी शक्तियों का उल्लंघन करने के लिए चालाकी का सहारा लेती है, तो अदालतें उस कानून के छद्म आवरण को चीरकर उसकी वास्तविकता को सामने लाती हैं। हमारे स्रोतों में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक एनालॉजी दी गई है। हाँ, वो टैक्स वाली एनालॉजी। बिल्कुल। मान लीजिए किसी सरकार के पास किसी नागरिक की संपत्ति को सीधे तौर पर जब्त करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन वो सरकार एक कानून पारित करती है जिसके तहत उस व्यक्ति की संपत्ति पर 99% का टैक्स लगा दिया जाता है। देखने में तो ये टैक्स लगेगा। हाँ, बाहर से देखने पर यह पूरी तरह से एक टैक्स कानून प्रतीत होता है जिसे बनाने का अधिकार सरकार के पास है, लेकिन अगर इसके सार और तत्व का विश्लेषण किया जाए तो इसका वास्तविक प्रभाव संपत्ति को जब्त करना ही है। एकदम सही। यहाँ छद्म विधान का सिद्धांत इस संवैधानिक धोखाधड़ी को पकड़ लेगा और उस कानून को अमान्य घोषित कर देगा। सार और तत्व अच्छे इरादों को बचाता है, जबकि छद्म विधान बुरे इरादों को पकड़ता है। ये एनालॉजी बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि अदालतें केवल कागजी शब्दों पर नहीं जाती, बल्कि कानून के वास्तविक प्रभाव और उसके पीछे की विधायी मंशा को परखती हैं। ये दोनों सिद्धांत मिलकर अदालतों को सच तक पहुंचने का एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं। ये तो भारतीय और कनाडाई परिप्रेक्ष्य की बात हुई, लेकिन स्रोतों में एक तुलनात्मक अध्ययन भी शामिल है। अगर हम अमेरिका जैसे पुराने और परिपक्व लोकतंत्र की बात करें, तो क्या वहां की कानूनी व्यवस्था में भी ये सार और तत्व का सिद्धांत इसी रूप में मौजूद है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि अमेरिका में सार और तत्व या पिथ एंड सब्सटेंस शब्दावली का सीधे तौर पर कोई उपयोग नहीं होता। अच्छा, तो वहां ये कैसे काम करता है? इसका ये अर्थ नहीं है कि वहां ये अवधारणा सिरे से गायब है। वहां का संवैधानिक ढांचा अलग शब्दावली और सिद्धांतों पर काम करता है। वहां परिगणित शक्तियां यानी इन्यूमरेटेड पावर्स का सिद्धांत चलता है। इन्यूमरेटेड पावर्स का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वहां संघीय सरकार के पास केवल वही शक्तियां हैं जो संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। इसके अलावा वहां संविधान के अनुच्छेद 6 में सर्वोच्चता खंड या सुप्रीमेसी क्लॉज है। और इससे क्या फर्क पड़ता है? इसी के आधार पर अमेरिका में पूर्व क्रय का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीएम्पशन बहुत मजबूती से लागू होता है, जहां संघीय कानून राज्यों के कानूनों पर हावी रहते हैं। इस पूर्व क्रय के सिद्धांत को अगर एक सरल उदाहरण से समझना हो तो वो कैसा होगा? कल्पना करें कि अमेरिकी संघीय कानून एक बहुत बड़ा छाता है। जब संघीय सरकार किसी विशेष क्षेत्र जैसे कि विमानन सुरक्षा पर कानून बनाकर उस छाते को खोल देती है, तो उस छाते के नीचे राज्यों के लिए अपने अलग कानून बनाने की कोई जगह नहीं बचती। मतलब संघीय कानून हावी हो जाता है। हाँ, संघीय कानून राज्य के कानूनों को पूरी तरह से विस्थापित कर देता है। लेकिन ये तय करने के लिए कि क्या किसी राज्य के कानून ने संघीय छाते का अतिक्रमण किया है या क्या संघीय सरकार ने अपनी सीमाओं को लांघा है, अमेरिकी अदालतें भी ठीक उसी तरह का विश्लेषण करती हैं जिसे हम सार और तत्व का परीक्षण कहते हैं।
हमारे अध्ययन सामग्री में इसका एक बहुत ही हालिया और चर्चित उदाहरण है 2022 का NFIB बनाम ओशा मामला। यह कोविड-19 महामारी के दौरान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस था। बिल्कुल, जिसने अमेरिका में संघीय शक्तियों की सीमाओं पर एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। इस मामले की पृष्ठभूमि यह थी कि अमेरिकी संघीय एजेंसी ओशा, जिसका मुख्य और एकमात्र काम कार्यस्थलों पर व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, उसने एक नया संघीय नियम जारी कर दिया। और वो नियम क्या था? इस नियम के तहत अमेरिका के सभी बड़े नियोक्ताओं के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया कि वे अपने कर्मचारियों का कोविड-19 टीकाकरण सुनिश्चित करें या फिर उनकी नियमित जांच कराएं। इसका असर तो बहुत व्यापक रहा होगा। हाँ, इस एक नियम का असर अमेरिका के लगभग 8 करोड़ से ज्यादा कामगारों पर पड़ने वाला था। और जाहिर है, इस व्यापक नियम को अदालत में चुनौती दी गई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला आया, वो हमारे सार और तत्व के सिद्धांत से बहुत गहराई से मेल खाता है। एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट ने इस संघीय जनादेश को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि ओशा के पास कार्यस्थल के खतरों को नियंत्रित करने का अधिकार है, लेकिन ये वैक्सीन जनादेश वास्तव में एक व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य का उपाय है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था के तहत संघीय सरकार का नहीं, बल्कि राज्यों का अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट का तर्क बिल्कुल स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि ओशा एक व्यावसायिक सुरक्षा एजेंसी है, न कि कोई राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी। यद्यपि कोविड-19 कार्यस्थल पर भी मौजूद हो सकता है, लेकिन ये एक सामान्य खतरा है जिसका सामना लोग स्कूलों, खेल के मैदानों और अपने घरों में भी करते हैं। इसलिए कार्यस्थल सुरक्षा के आवरण में संघीय सरकार राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य नीतियां नहीं थोप सकती। बिल्कुल, ये अमेरिकी तरीके से उस नियम के वास्तविक प्रकृति का ही परीक्षण था, जिसने ये साबित किया कि उस नियम का सार सार्वजनिक स्वास्थ्य था, न कि व्यावसायिक सुरक्षा। ये देखना वाकई अद्भुत है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में भले ही कानूनी शब्दावली अलग हो, लेकिन शक्तियों का संतुलन बनाए रखने का मूल दर्शन एक ही रहता है। सही कहा। लेकिन हमारी चर्चा यहीं खत्म नहीं होती। स्रोतों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि आज के तेजी से बदलते समय में ये पुराना सिद्धांत कुछ बिल्कुल नई और अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहा है। आधुनिक भारत के संदर्भ में सबसे बड़ी और जटिल चुनौती 2017 में लागू हुए वस्तु एवं सेवा कर यानी GST के रूप में सामने आई है। GST ने पूरे देश में करों का एकीकरण करके एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार किया है ना? हाँ, लेकिन साथ ही इसने शक्तियों के बंटवारे के पारंपरिक ढांचे को भी चुनौती दी है। अगर हम निष्पक्ष रूप से राज्यों के नजरिए से देखें, तो कई राज्यों की ये चिंता स्वाभाविक है कि GST से पहले उनके पास अपने अलग अलग कर लगाने और राजस्व जुटाने की जो आजादी थी, वो अब काफी हद तक कम हो गई है। उनका मानना है कि इस नई व्यवस्था ने उनकी वित्तीय स्वायत्तता को सीमित कर दिया है। और वहीं दूसरी ओर केंद्र का दृष्टिकोण ये है कि एक राष्ट्रीय बाजार और आर्थिक सामंजस्य के लिए ये एकीकरण आवश्यक था। लेकिन कानूनी चुनौती ये है कि जब केंद्र और राज्य दोनों एक ही तरह के कर ढांचे के तहत काम कर रहे हैं, तो भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी कर विवाद में अदालतें सार और तत्व का निर्धारण कैसे करेंगी? ये तो वाकई एक मुश्किल सवाल है। क्षेत्र का वास्तविक सार है एक बहुत ही जटिल न्यायिक कार्य बन जाता है। और ये जटिलता सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है। प्रौद्योगिकी और डिजिटल दुनिया ने तो शक्तियों के विभाजन के सामने और भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। आप डेटा और निजता की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। आधार अधिनियम और निजता के अधिकार से जुड़ा KS पुट्टास्वामी मामला इस नई चुनौती का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। जब 2016 में आधार कानून लाया गया, तो केवल निजता के उल्लंघन का ही सवाल नहीं उठा, बल्कि विधायी शक्तियों के नजरिए से भी एक बड़ी बहस छिड़ गई। इस बहस का मूल कारण ये है कि जब हमारा संविधान और उसकी 7वीं अनुसूची लिखी गई थी, तब व्यक्तिगत डेटा, डिजिटल निजता या साइबर सुरक्षा जैसी कोई अवधारणा अस्तित्व में ही नहीं थी। इसलिए ये विषय किसी भी सूची में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है। बिल्कुल। अब जब केंद्र सरकार नागरिकों के डेटा को नियंत्रित करने वाला कानून बनाती है, तो वो संविधान की अवशिष्ट शक्तियों का हवाला देती है। लेकिन दूसरी तरफ राज्यों का तर्क हो सकता है कि डेटा सीधे तौर पर राज्य के विषयों जैसे सार्वजनिक व्यवस्था या स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करता है। चूंकि विषय स्पष्ट नहीं है, इसलिए अदालत के लिए ये तय करना मुश्किल है। हाँ, ये तय करना कि डेटा संरक्षण से जुड़े किसी कानून का वास्तविक सार और तत्व क्या है,
पुराने मामलों की तुलना में कई अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। ये एक बहुत ही निष्पक्ष और स्पष्ट मूल्यांकन है कि कैसे हमारे सदियों पुराने कानूनी सिद्धांत आधुनिक युग की तकनीक और नई आर्थिक नीतियों के सामने अपनी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं या उनके अनुसार ढल रहे हैं। सही कहा। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत अध्ययन को समेटने का प्रयास करें तो इन तमाम स्रोतों और ऐतिहासिक मामलों से अंतिम रूप से क्या निष्कर्ष निकलता है? यदि इस पूरी चर्चा का एक व्यापक निष्कर्ष निकाला जाए तो वो यह है कि सार और तत्व का सिद्धांत केवल वकीलों और न्यायाधीशों के बीच बहस का एक नीरस विषय नहीं है। तो फिर ये क्या है? यह वह रक्षा कवच है जो हमारे संविधान को एक कठोर और मृत दस्तावेज बनने से रोकता है और उसे एक जीवित, सांस लेता हुआ और समय के साथ ढलने वाला ढांचा बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और संतुलन बना रहे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हाँ, यह अदालतों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे शब्दों की बाजीगरी में न उलझें, बल्कि किसी भी कानून के पीछे की असली नीयत और समाज पर उसके वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करें। यह इस बात का प्रमाण है कि यदि विधायिका के इरादे सही हैं और वो व्यापक जनहित में हैं, तो छोटी-मोटी सीमा संबंधी तकनीकी गलतियां प्रगति के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। यह वास्तव में एक बहुत ही प्रभावशाली समझ है। यह सिद्धांत इस यथार्थ को स्वीकार करता है कि शासन की दुनिया पूरी तरह से त्रुटिहीन नहीं हो सकती। सीमाएं कभी-कभी एक दूसरे से टकराएंगी ही। लेकिन अंततः जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है काम का वास्तविक उद्देश्य और उसका प्रभाव। बिल्कुल। अब इस चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत ही रोचक और विचारोत्तेजक प्रश्न है जो हमारे आज के अध्ययन से ही उपजता है, लेकिन हमें भविष्य की एक बिल्कुल नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। मैं सुनने के लिए उत्सुक हूं। तो विचार करें, आज के इस डिजिटल युग में जहां इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स की दुनिया का विस्तार हो रहा है, इस आभासी दुनिया की कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं हैं, कोई राज्य या देश के नक्शे नहीं हैं। एकदम सही। ऐसे में अगर भविष्य में कोई राज्य सरकार मेटावर्स में डेटा के प्रवाह को रोकने या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून बनाती है, तो हमारी अदालतें उस कानून का सार और तत्व कैसे तय करेंगी? क्या 19वीं सदी के कनाडा में जन्मा और 20वीं सदी के भारत में अपनाया गया यह पुराना सिद्धांत 21वीं सदी की इस सीमाहीन और अभूतपूर्व डिजिटल दुनिया के टकरावों को सुलझाने में सक्षम हो पाएगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो न केवल कानूनी विशेषज्ञों को बल्कि नीति निर्माताओं को भी लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। जैसे जैसे तकनीक अकल्पनीय गति से आगे बढ़ रही है, हमारे कानूनी सिद्धांतों को भी उसी गति से विकसित होना होगा। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन अध्ययन को यही समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि सार और तत्व के सिद्धांत पर आधारित यह विस्तृत चर्चा सभी के लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। अगली बार जब भी कोई नया और विवादास्पद कानून सामने आए तो केवल उसकी सुर्खियों पर न जाएं, बल्कि उसके सार और तत्व को खोजने का प्रयास करें। तब तक के लिए जुड़े रहें।